नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। कांग्रेस की परंपरा में रचे बसे दिग्गज नेता और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इसके लिए प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंच चुके हैं। प्रणब मुखर्जी के इस कदम पर राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। यहां तक कि उनकी बेटी ने भी अपने पिता को सख्त नसीहत दे दी है और आरएसएस बीजेपी पर तीखा प्रहार किया है। वो हम आपको आगे बुलेटिन में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि दादा के दिल में आखिर है क्या। गुलामी की अंधेरी रातों में ही सही, लेकिन 1925 में विजयादशमी के दिन एक ऐसा संगठन तैयार हुआ जिसने राजनीति से दूरी बनाने का दावा किया। लेकिन यह भी सही है कि आज देश की राजनीति के सारे बड़े रास्ते उसकी शाखाओं की गलियों से होते हुए उसके मुख्यालय पर खत्म हो जाते हैं। वो संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शंस। विद्यार्थी परिषद और संघ ने मुझे बहुत सिखाया और मैं उसके लिए ऋणी हूँ। संघ का वादा हिंदुत्व की रहनुमाई का है। संघ का दावा हिंदू राष्ट्र का है। संघ का इरादा अखंड भारत का है। संघ की सोच सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के पन्नों में भटकती है। लेकिन इसी संघ को लेकर धर्मनिरपेक्षता के हिमायतियों का एक तबका नाक भौं भी सिकोड़ता है। इसीलिए जब कांग्रेसी परंपरा में पले बढ़े नेहरू इंदिरा के मूल्यों और मान्यताओं की छाव में राजनीति सीखने वाले और धर्मनिरपेक्षता के ताने में भारतीय समाज को बुनने वाले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संघ के एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का न्योता कबूल किया तो हंगामा मच गया। अब प्रणब मुखर्जी आ रहे हैं, गाली हो सकता है कांग्रेसी के नाते कभी दी होगी। जैसे नेहरू को चीन हमले के बाद रियलाइज हुआ, उन्होंने 26 जनवरी 1963 को आरएसएस को विद फुल यूनिफॉर्म गणतंत्र में सम्मिलित किया। Well, now that he has accepted the invitation, there's no point debating why he accepted it. Which means you would not have. No, the more important thing to say is, sir, you have accepted the invitation. Please go there and tell them what is wrong with your ideology. नागपुर के रेशम बाग मैदान में होने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ष शिक्षा वर्ग समापन समारोह खास है। उसमें न सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शरीक हो रहे हैं, मुख्य अतिथि बन रहे हैं, बल्कि वो आरएसएस के पासिंग आउट कार्यक्रम में भी शामिल होंगे और अपने विचार रखेंगे। गुरुवार शाम को सबकी नजरें नागपुर पर टिकी होगी। संघ ने अपनी तरफ से तैयारी कर रखी है। संघ कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी को बुलाने पर एक खास राजनीतिक तबके में विरोध हो रहा है, लेकिन संघ के किसी स्वयंसेवक ने प्रणब मुखर्जी को बुलाने का विरोध नहीं किया। एक कद्दावर नेता जो देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन पर जूनियर नेता सवाल उठा रहे हैं। विचारों का ये अंतर संवाद भारतीय और गैर भारतीय नजरिए की वजह से है। हम प्रणब दा के फैसले का स्वागत करते हैं। उन्हें हतोत्साहित करने की तमाम कोशिशों को दरकिनार कर नागपुर में हमें उनके ज्ञानपूर्ण भाषण का बेसब्री से इंतजार है। रेशम बाग के इस मंच पर आज संघ प्रमुख मोहन भागवत आपको दिख रहे हैं, लेकिन कल इसी मंच पर जो है संघ शिक्षा वर्ग का समापन समारोह होगा और यहाँ पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी होंगे। विरोध और समर्थन के बीच ये तय है कि प्रणब मुखर्जी संघ के कार्यक्रम में जाएंगे और तभी ये भी पता चलेगा कि दादा के दिल में है क्या प्रणब मुखर्जी राष्ट्रवाद पर अपने विचार रखेंगे? अगर रखेंगे तो वो संघ का राष्ट्रवाद होगा या नेहरू का, जिनकी राजनीति के हामी खुद प्रणब मुखर्जी ताउम्र बने रहे। क्या उनके विचार आरएसएस के राष्ट्रवाद के विचारों से मेल खाएंगे? क्या वो हिंदू राष्ट्र के सवाल पर भी अपनी आपत्तियों को रख सकते हैं? क्या प्रणब मुखर्जी सर्वधर्म संभाव की उस परंपरा की याद दिलाएंगे जो गांधी के राजनीतिक चिंतन से निकली है, या फिर संघ के विचारों से मिलती जुलती राय प्रस्तुत करेंगे? क्या भारत की बहुलता और विविधता वाली संस्कृति की पैरोकारी करेंगे जो भारत की असली पहचान है? वैसे माना जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी भले ही जिंदगी भर कांग्रेस के रंग में ही रंगे रहे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद उनका एक नया चेहरा सामने आया, संविधान के मूल्यों से पूरी तरह बंधा हुआ। राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की राष्ट्रपति भवन में ही कई बार मुलाकात हुई। यहाँ तक कि पद छोड़ने के बाद भी प्रणब मुखर्जी ने भागवत को खाने पर बुलाया था। वास्तव में
प्रणब मुखर्जी की राजनीतिक शख्सियत इतनी बड़ी रही है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पिता तुल्य मानते हैं। कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते, प्रणव दा कहते। आरएसएस के लिए ये कामयाबी जरूर हो सकती है कि जिंदगी भर आरएसएस के विचारों पर सवाल उठाने वाली एक बड़ी राजनीतिक हस्ती आज उसके घर में मुख्य अतिथि है। इससे संघ को लगता है कि उसकी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। आज तक ब्यूरो। उधर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नागपुर पहुंचे और इधर एक खबर उड़ी कि उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी को बीजेपी पश्चिम बंगाल के मालदा से चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस खबर को लेकर शर्मिष्ठा ने ताबड़तोड़ दो ट्वीट कर दिए। बीजेपी और आरएसएस पर प्रहार करते हुए अपने पिता को नसीहत तक शर्मिष्ठा ने दे डाली। उम्मीद करती हूं कि आज की घटना से प्रणब मुखर्जी महसूस करेंगे कि बीजेपी कैसे गंदी चाल चलती है। यहां तक कि आरएसएस को भी यकीन नहीं है कि आप अपने भाषण में अपने विचार रखने वाले हैं। आपके भाषण भुला दिए जाएंगे, बस तस्वीरें रह जाएंगी और वो फर्जी बयानों के साथ जारी किए जाएंगे। आगे शर्मिष्ठा लिखती हैं कि नागपुर जाने के साथ आप बीजेपी आरएसएस को पूरा मौका दे रहे हैं कि वो फर्जी खबरें प्लान करें, झूठी अफवाह फैलाएं, जैसा कि आज हुआ, और इसको किसी तरह विश्वसनीय बना दें। और ये तो अभी शुरुआत है। ये दोनों ट्वीट शर्मिष्ठा ने अपने पिता को नसीहत के तौर पर किए। राष्ट्रपति रहते हुए प्रणब मुखर्जी ने देश में बढ़ती कट्टरता और असहिष्णुता पर हमेशा से सवाल उठाए हैं और अब वो संघ के कार्यक्रम में गए हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि वो वहां कहेंगे क्या। वैसे इस सबसे आगे संघ सवालों में रहा तो संघ का प्रभाव विरोधियों पर भी रहा। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी तक का संघ से कहीं ना कहीं एक नाता जरूर जुड़ा। पांच साल तक देश के प्रथम नागरिक रहे प्रणब मुखर्जी की पहचान कांग्रेसी विचारधारा में रचे बसे एक ऐसे राजनेता की है जिन्होंने भारत की धर्मनिरपेक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की दुहाई हर मंच पर दी। The soul of India resides in pluralism and tolerance. India is not just a geographical entity. It carries a history of ideas, philosophy, intellect, industrial genius. तो सवाल है कि आरएसएस ने एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत को क्यों बुलाया जिनकी विचारधारा संघ से बिल्कुल नहीं मिलती। इसका एक जवाब तो ये है कि संघ ने ऐसे तमाम लोगों को पहले भी अपने कार्यक्रमों में बुलाया है और तो और कांग्रेस के खिलाफ हर लड़ाई में आरएसएस ने कांग्रेस से निकले नेताओं का समर्थन किया। राष्ट्रपति बनने के बाद वो सबके हैं, पूर्व राष्ट्रपति हो करके भी वो सबके हैं। तो जो सबका होता है उसको ये तो ऊपर उठना पड़ता है और यही प्रणब मुखर्जी ने किया है। तो प्रणब मुखर्जी को इससे सम्मान हासिल होगा। 1975 में इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पूरी तरह जेपी आंदोलन में कूद पड़ा। यहाँ तक कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो पूर्व कांग्रेसी मोरारजी देसाई के नाम पर भी संघ में सहमति थी और 1989 में जब राजीव गांधी के खिलाफ विपक्षी एकता के नायक बनकर वीपी सिंह उभरे तो संघ के साये में बीजेपी भी उनके साथ खड़ी थी। तो क्या कांग्रेस से लड़ने के लिए अब संघ ने प्रणब मुखर्जी के रूप में एक ऐसे नेता को चुना है जिनकी महान कांग्रेसी विरासत ही कांग्रेस को काटेगी? प्रणब जा भी रहे हैं तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि फैक्ट ऑफ लाइफ है कि आरएसएस है, फैक्ट ऑफ लाइफ है कि मोदी आरएसएस है। 1925 में आरएसएस का गठन हुआ था। उसके बाद आरएसएस ना तो गांधी की अगुवाई में चलने वाले आंदोलन में हिस्सेदार बनी, ना ही कांग्रेस से निकले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में साझेदार और ना ही कभी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों से उसका वास्ता रहा। न 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त आरएसएस की कोई भूमिका दिखी, बल्कि आजादी के वक्त तो तिरंगे का विरोध किया था। आरएसएस के मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने 17 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग के नाम से संपादकीय में लिखा कि भगवा ध्वज को भारत का राष्ट्रीय ध्वज माना जाए।
22 जुलाई 1947 को जब तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया तो द ऑर्गेनाइजर ने ही इसका जमकर विरोध किया। लेकिन ये भी सही है कि आजाद भारत में आरएसएस की भूमिका धीरे धीरे बढ़ती गई, यहाँ तक कि आरएसएस के धुर विरोधियों ने भी उसे जगह देना शुरू कर दिया। आरएसएस ने धीरे धीरे अपनी पहचान एक अनुशासित और राष्ट्रवादी संगठन की बनाई। 1962 में चीन के धोखे से किए हमले से देश सन्न रह गया। उस वक्त आरएसएस ने सरहदी इलाकों में रसद पहुंचाने में मदद की थी। इससे प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नेहरू ने 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड में संघ को बुलाया। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने में संघ ने मदद की थी। 1977 में आरएसएस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विवेकानंद रॉक मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए बुलाया था। और जब जनता पार्टी बनाते हुए जयप्रकाश नारायण ने आरएसएस की मदद ली थी, तब उन्होंने कहा था कि अगर जनसंघ फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूँ। कहा तो ये भी जाता है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आरएसएस प्रमुख बाला साहेब देवरत से मुलाकात हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि उस चुनाव में आरएसएस ने कांग्रेस की मदद भी की थी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उन दिनों कांग्रेस में ही थे। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने हर विचारधारा को तवज्जो देने की बात भी की थी। राष्ट्रपति भवन से प्रणब मुखर्जी की आवाज हमेशा ही हिंदुस्तान के अभिभावक की तरह जज्बात बनकर उभरी। अब उन भावनाओं की एक परीक्षा नागपुर में होगी। खुद प्रणब मुखर्जी कह चुके हैं कि उन्हें जो कुछ कहना है वो नागपुर में संघ के कार्यक्रम में ही बोलेंगे। तो बस कीजिए इंतजार गुरुवार शाम तक का। आज तक ब्यूरो। महत्वपूर्ण भी और दिलचस्प भी होगा कल ये जानना कि दादा के दिल में आखिर है क्या। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।